स्वागत है सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विषय लेकर आया हूं, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बीएड एग्जाम्स। बीएड की तैयारी हम सभी स्टूडेंट कर रहे हैं या करते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, उसमें क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है। इस समस्या का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है, उससे आपका निपटारा हो जाएगा। आपको यहां एक बात और बता देना चाहता हूं, जब हम ग्रेजुएशन के पेपर देते हैं, ग्रेजुएशन का जो पैटर्न होता है बीएड का पैटर्न उससे बिल्कुल अलग होता है। यहां पर हमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरह से करना है, कितने पेजेस भरने हैं, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बीएड एग्जाम्स। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठते हैं, एग्जाम के अंदर बैठने के बाद आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन दिए होते हैं और उनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, एक बार ये जान लेते हैं। जो पेपर का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है। इसके अंदर अगर 80 मार्क्स का आपका पेपर है तो 80 मार्क्स के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, यानी 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और वो चारों के चारों क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, जो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। अगर आपका वही पेपर 40 मार्क्स का आ जाए, 40 मार्क्स का अगर पेपर आ जाता है तो वहां पर आपको 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स, यानी कि यहां पे आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और 4-4 मार्क्स के दिए होंगे, यानी टोटल आपका 8 मार्क्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। यहां पर भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है। और उसके बाद अगर बात आ जाती है 16 मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स के लिए आपको यूनिट दी होती हैं और यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है। यहां पे अगर आपको बता दें, जैसे मान लो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कंपलसरी है। उसके बाद में यूनिट फर्स्ट से आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, यानी 2 क्वेश्चन होंगे। और यूनिट फर्स्ट में, यानी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए होंगे और उन 2 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को आपने सिलेक्ट करना है जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है, यानी एक क्वेश्चन को आपने यहां पे अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही अगर यूनिट सेकंड की बात की जाए, यूनिट सेकंड के अंदर भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने एक क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट करना है। ये 80 मार्क्स की बात है अगर 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है। उसके बाद यूनिट थर्ड में भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे और यूनिट फोर्थ में भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे। वहां से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं यूनिट वाइज। तो यहां पे ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है। तो टोटल आपका पेपर होता है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये 80 मार्क्स का पेपर है। अगर पेपर आ जाता है आपका 40 मार्क्स में, तो 40 मार्क्स के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे और वो 8 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद यूनिट फर्स्ट में से
अगर बात की जाए तो 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो 16 मार्क्स का होगा, और यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और ये भी 16 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका इस तरह से 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो ऐसे रहने वाला है। उसके बाद आइए चलते हैं आगे की बात करते हैं। अब देखिए उसके बाद जब आपके सामने पेपर आता है, पेपर आने के बाद आपने पढ़ा हुआ है, आपने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर राइटिंग का आप ध्यान नहीं देते, पेपर के अंदर किस तरीके से किस राइटिंग में लिखना है, कैसे लिखना है, तो अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो आपने बहुत सारा पढ़ने के बाद भी आपका वहां मार्क्स काट लिए जाते हैं। वो मार्क्स क्यों काट लिए जाते हैं? अगर राइटिंग का आप ध्यान नहीं देते। आपने राइटिंग सुंदर सुंदर लिखनी है, अच्छा लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि जो राइटिंग है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जामिनर को जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो आपकी राइटिंग उसको अट्रैक्ट कर जाती है तो वो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स देगा। तो राइटिंग की अपनी एक विशेष भूमिका होती है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखिए कई बार क्या होता है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई वर्ड आपसे गलत लिखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो जैसे एक वर्ड है, मान लो साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी में मान लो मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो अगर मान लो हम ऐसे कट कर देते हैं तो वहां पर एग्जामिनर को पता चल जाता है भाई ये वर्ड है और ये गलत हो गया था और हमने सुधार करके दोबारा से लिख दिया। लेकिन हम लोग करते क्या है, गलतियां क्या करते हैं, इस क्वेश्चन, इस जो वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर हम इस तरह से पेन चलाते रहते हैं। अब पूरे पेपर के अंदर अगर कोई चीज दिखाई देगी तो ये जरूर दिखाई देगी आपके क्वेश्चन के अंदर जो आपने ये गलती कर रखी है। आपने अपनी गलती को छुपाना है ताकि एग्जामिनर उसको ना देखे। तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, अच्छे अच्छे साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने का प्रयास करना है। टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा मत लिखो, लेकिन टू द पॉइंट लिखो, अच्छा लिखो, साफ सुथरा लिखो, तो आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। अगर 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम आपको 5 या 6 पेज आपको जरूर लिखने हैं। और किस तरीके से लिखने हैं ये आगे हम बात करने वाले हैं। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 4 मार्क्स में भी 1.5 कम से कम 1.5 पेज आपको जरूर लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलने की गारंटी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के अंदर हेडिंग का ध्यान रखना है। और हेडिंग लिखते हुए जैसे मान लो आपने यहां पे एक पॉइंट लिखा और इस पॉइंट के बाद आपने हेडिंग लिखी, तो हेडिंग को आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद में आपने अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। मान लो आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद जब भी नेक्स्ट पॉइंट आता है तो नेक्स्ट पॉइंट को फिर दोबारा से अंडरलाइन करना है और फिर आगे उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो लिख देनी है। हेडिंग्स का ध्यान रखना है। जितने क्वेश्चन आपके सामने अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं उसमें कोशिश करनी है हेडिंग्स के अंदर अपने जो आंसर है उसको देने का प्रयास करें। पैराग्राफ में दे, लेकिन साथ के साथ हेडिंग जरूर डालते रहें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, अब ऐसी तो बात नहीं है भाई आप एक पेज पे यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया और यहां तक एंड तक आप लिखते चले गए, पूरे पेज पे आपने लिख दिया। भाई कहीं ना कहीं कोई नई बात भी आई होगी सामने, तो जहां पर भी कोई नई बात आती है, जैसे मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आपने लिख दिया, तो आप फिर उसके बाद पैराग्राफ बना दो।
फिर पैराग्राफ बना दो। यानी कम से कम एक पेज के ऊपर 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने आंसर को लिख सकते हैं। क्योंकि पैराग्राफ के अंदर अगर आप लिखते हैं तो उसके ऊपर जो एग्जामिनर होता है उसका ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और जितना ध्यान उसका ज्यादा अट्रैक्ट होता है उतने मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अपने आंसर को जब भी दें तो पैराग्राफ फॉर्म के अंदर डालने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्राम। देखिए, मान लो जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, भाई क्वेश्चन क्या है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अधिगम क्या है, अधिगम क्या है और अधिगम की विशेषताएं। मान लो इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, भाई अधिगम क्या है मान लो आपने लिख दिया। उसके बाद जब विशेषताओं की बात आती है, विशेषताओं यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्निंग की, अब उसको कैसे करना है, तो आप ना डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट यहां पे डाल दिया, सेकंड पॉइंट डाल दिया, थर्ड पॉइंट आ गया, फोर्थ आ गया, जितने भी पॉइंट आपको आते हैं, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, 7 नंबर पे आ गया। यानी जितने पॉइंट आपको आते हैं आप डायग्राम फॉर्म के अंदर यहां पे आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, और फिर आप डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद जब भी आप स्टार्ट करें, फिर फर्स्ट अगर आपने लिखना है तो जो आपने यहाँ लिखना है, जैसे मान लो लर्निंग है, भाई लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की विशेषता क्या है, कंटिन्यू चलती रहती है, लगातार निरंतर चलती रहती है। तो आपने यहाँ लिखा अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन डाल दो। उसके बाद सेकंड पॉइंट उठा लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे डाला, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर का जो ध्यान है वो सीधा आपके डायग्राम के ऊपर जाता है। अब उसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको पता है भैया आपने अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा आंसर आपने दे रखा है। तो इस तरह से बना सकते हो। दूसरा, फिर आप डायग्राम अगर मान लो बनाओ, डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो। जैसे मान लो आपने यहां लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां आप ऐसे, यहां आप पॉइंट फिर लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से आप डायग्राम फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। या फिर आप मान लो कोई मतलब ट्री चार्ट के रूप में आपने बना दिया, ट्री चार्ट आपने बनाया और उसकी मान लो एक विशेषता यहां पे आ गई, एक यहां पे आ गई, एक यहां पे आ गई, यहां इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसे भी आप डायग्राम फॉर्म के अंदर अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख सकते हैं। तो यानी जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करते हुए उसमें साथ के साथ डायग्राम जरूर बनाकर चलें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेन। अब देखिए, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक या ब्लू पेन यूज करते हैं, साथ के साथ रेड, ग्रीन या कोई स्पार्कल पेन या कोई स्केच हम यूज कर लेते हैं। किस लिए, हेडिंग्स के लिए। मेरी राय है आप लोगों ने अगर पेन यूज करना है आंसर के लिए तो आपने ब्लू पेन यूज कीजिए, और अगर हेडिंग लिखनी है, डायग्राम बनाना है तो ब्लैक पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक पेन को यूज कर सकते हैं। आपने अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर ना तो रेड पेन और ना ही ग्रीन पेन यूज करना है। इन दो पेन को आपने बिल्कुल पूरी तरह से नकार देना है। आपने ब्लू पेन के अंदर अपना आंसर दीजिए, और अगर आपने हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है, डायग्राम बनाना है, तो आप केवल ब्लैक पेन का यूज करके वहां पे कर सकते हैं। पेन भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं आपको मार्क्स दिलाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेन पॉइंट्स।
आपका आंसर जो आपने लिखा है, आंसर के अंदर जो जो मेन पॉइंट्स आते हैं, मान लो जैसे कोई मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम आ गया, जैसे थॉर्नडाइक आ गया, जीन पियाजे आ गया, एरिक्सन आ गया, या कोई स्किनर आ गया, मतलब कोई भी, या तो कोई सिद्धांत आ गया, या फिर कोई मान लो मनोवैज्ञानिक का नाम आ गया, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यानी जो आपको लगता है मेन पॉइंट है, या जिसको आप, जिस पॉइंट को आप एग्जामिनर को पढ़वाना चाहते हैं, भाई एग्जामिनर इस चीज को जरूर पढ़े, तो आप वहां पर उस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यानी जो मेन पॉइंट्स होते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5 या 7 आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जो अंडरलाइन का मतलब हो गया कि आप उस पॉइंट को एग्जामिनर को पढ़वाना चाहते हैं, एग्जामिनर का ध्यान उस पॉइंट की ओर लेके जाना चाहते हैं। तो मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। उसके बाद ये सबसे जरूरी होता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और 16 मार्क्स का आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत विद्यार्थी बार बार आके बोल देते हैं सर पेपर पूरा आता था लेकिन टाइम नहीं बचा, पेपर पूरा करके आते लेकिन टाइम नहीं बचा। आपको एक बात बताऊं, मान लो जैसे 16 मार्क्स के आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, या 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, 16 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रह गया, आप क्या करते हैं उसको भी स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करते हुए जहां ये आपने 5 या 6 पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने इतने पेज पे लिखा हुआ है, यहां ये जो लास्ट का क्वेश्चन बच गया आपका और टाइम आपके पास नहीं है, तो इसको आप क्या करोगे, जल्दबाजी में मान लो 2 पेजेस के ऊपर आपने इसको कवर कर दिया। अब क्या होगा, यहां आपको 16 मार्क्स में से 14 मार्क्स मान लो आपको मिले, और यहां आपको केवल 4 या 5 नंबर मिले। समझो मेरी बात को, यहां आपको 14 मार्क्स मिल गए और यहां आपको केवल 4 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या रहेगा, अगर सबका टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके भाई कितने टाइम के अंदर मैंने किस क्वेश्चन को देना है, अगर आप वो लिखते हैं, अगर यहां आपके मान लो 12 नंबर भी आते हैं और यहां भी, अब देखो यहां कितने आ गए और यहां, ठीक है, तो यानी आपको कहीं ना कहीं कुछ तो लॉस है। तो कोशिश कीजिए आप, भाई जो आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके चलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए। 16 मार्क्स का आपने क्वेश्चन 3 कर दिए और एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रह गया, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, ये भी चीज देखने वाली है। तो आपने ध्यान देना है कि भाई अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करके चलें, ताकि अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको फुल अटेम्प्ट करके आए। अब कई बार क्या होता है, मान लो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन आपको आते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता। ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि भाई 3 क्वेश्चन तो आपको आते हैं लेकिन एक क्वेश्चन आपको नहीं आता। मेरी राय यह है उस क्वेश्चन को भी आप जरूर लिखें, बना बना कर लिखें, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर रखी थी, बुक आपने पूरी पढ़ रखी है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन मान लो अगर नहीं आया, कैसे भी करके इस क्वेश्चन को भी जरूर लिखें। ना आने से बढ़िया तो 2, 4, 5, 10 जो भी नंबर आपको मिलते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे। तो यानी आपने ध्यान रख रहा है टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कॉन्फिडेंस। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। अगर आपको लगता है भाई इतने क्वेश्चन को मैं करके ही जाऊंगा,
उसके अंदर अगर मान लो जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको मान लो नहीं आता है, तो सबसे पहले तो आप ये सोचने लग जाएंगे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं है। अरे जो आता है पहले अपने अच्छे तरीके से उनको तो कीजिए, उसके बाद जो नहीं आता है वो बाद में, लेकिन कॉन्फिडेंस बना के रखिए। कॉन्फिडेंस आपको पूरे मार्क्स दिलाने के लिए कहीं ना कहीं हथियार के रूप में साबित हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखें। उसके बाद नेक्स्ट आंसर पैटर्न। अब सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपने लिखना है उसकी इंट्रोडक्शन जरूर डालनी है, प्रस्तावना जरूर लिखनी है, और ये प्रस्तावना आपकी 4 से 5 लाइन के अंदर आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसी क्वेश्चन से संबंधित डेफिनेशन आपने जरूर लिखनी है। एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी याद कर रखी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करना है और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है, निष्कर्ष जरूर लिखना है। जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तभी पता चलता है एग्जामिनर को कि इसका जो क्वेश्चन है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो यानी जो आंसर का पैटर्न है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कंक्लूजन, ये 3 चीजें जरूर उसमें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहां पे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे ये पैराग्राफ है, मान लो आपकी ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये इंट्रो है। अब यहां तक आपने इंट्रो लिखी, उसके बाद में ये आ गई डेफिनेशन, और डेफिनेशन में जो मेन साइबान के अनुसार, मान लो जो वर्ड आया है साइबान के अनुसार मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो यानी आपने ये क्या किया, उसको अंडरलाइन कर दिया, यहां पे 2 डॉट्स लगाए, और ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आपने अपनी डेफिनेशन को लिख दिया और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के दोबारा फिर आप कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसीजर यही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आपने उसको कंप्लीट कर देना है। तो यानी पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखने का प्रयास करें, और साथ के साथ अगर कोई साइकोलॉजिस्ट आता है, कोई मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, उसको अंडरलाइन जरूर कर दें। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे यहां पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ बनाया हुआ है, यानी एक पैराग्राफ ये है तो एक पैराग्राफ ये है, बीच में ये लाइन को रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई आपने क्वेश्चन को अच्छा साफ सुथरा लिखने का प्रयास किया है और पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखा है, तो उसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मान लो ये पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। अब पॉइंट्स लिखे हुए हैं और पॉइंट्स में जरूरी नहीं है आपने ब्लैक पेन को ही यूज करना है पॉइंट्स लिखने के लिए, आप ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स को ब्लू पेन से भी लिख दें, लेकिन उसको साथ के साथ क्या करें, अंडरलाइन कर दें। जैसे कुपोषण, और कुपोषण को अंडरलाइन कर रखा है, दवाएं, वंशानुगत, पर्यावरण संबंधी, निर्धनता अथवा सामाजिक परिस्थितियां। तो इस तरीके से आप अपने जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप आराम से ये अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, और साफ लिखने की कोशिश करनी। साफ सुथरा जितना लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके जरूर जाए और शेयर कर दें, और शेयर रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।